सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ गई निवेदिता सक्सेना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस के आपके लिए लेकर। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें देखी थी आप सबको याद आएगी, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं बस इतनी से आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप तक आ जाएं और आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, बिकॉज वी नो दैट कि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है तो हम इसको वेस्ट तो कर नहीं सकते। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है? लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने न्यूट्रिशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे, फिर उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस कवर किया एंड देन अब हम डाइजेशन कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। आप सब लोग खाना खाते हैं, हम सब खाना खाते हैं भाई, हम देख लेते हैं खाना तो हम खा रहे हैं भाई, चीजें देख ली हम लोगों ने। बाद में ये खाना अंदर जाके क्या करता है, ठीक है, खाना जब हमने अंदर खा लिया उसके बाद ऐसी कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से हमको सडनली एनर्जी फील होने लगती है, हमको एनर्जी आ जाती है। आप लोगों के घर पे भी आपके मम्मी पापा कहते होंगे कि भाई खाना खा लो नहीं तो ताकत कैसे आएगी। तो ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर होती हैं खाना खाने के बाद जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि भाई टॉपिक ही क्या होगा तो उसके अंदर जाने से भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू शुड नो द मीनिंग ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो मीनिंग क्या है डाइजेशन का? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डाइजेशन की बात बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब बड़े टुकड़ों को, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये होता है डाइजेशन। ठीक है, चलो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे हमारे, मुझे पता है कि बहुत सारे से बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स भी हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा लेंथी आंसर चाहिए रहता है। तो अगर आपको इसी को लेंथी करना है तो भाई ये लीजिए। ठीक है, conversion of biomacromolecules into biomicromolecules by the process of hydrolysis with the help of enzyme. So this is known as digestion. ठीक है, क्या बोला मैंने बोला जब हम किसी बायोमैक्रोमोलिक्यूल को यानी कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है हाइड्रोलिसिस। मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रो का मतलब सबको पता है क्या होता है भाई? वाटर। हाइड्रो का मतलब सबको पता है क्या होता है? वाटर। लिसिस का मतलब होता है टूटना। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, लिसिस का मतलब हो गया है हमारा ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की मदद से क्या होता है, खाना टूटता है और इसमें कुछ एंजाइम्स भी अपने अपना स्पेसिफिक रोल देते हैं खाने को तोड़ने में। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? कैटलिस्ट केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे कि कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है या फिर किसी भी रिएक्शन को स्लो कर देता है। सो डाइजेशन भी एक केमिकल और मैकेनिकल क्या है, रिएक्शन ही तो है भाई। तो अब क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, हर एंजाइम्स का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वो अपन डिटेल में अभी आज इसी के लेक्चर में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। ठीक है, आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सुंदर डायग्राम दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, आप वो डायग्राम देखिए, उस डायग्राम से आप टैली करते चलिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल ऐसा होता है जो आपके माउथ से स्टार्ट होकर आपके एनाल रीजन तक जाता है। ठीक है, अब ये माउथ से स्टार्ट हुआ है भाई, आपके माउथ से स्टार्ट होते होते ये पूरा कहाँ तक जाएगा, आपके पूरे एनाल रीजन तक जाएगा। और ये बीच बीच में क्या होता रहेगा, एक्सपैंड होगा, फिर छोटा होगा, फिर एक्सपैंड होगा, ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन्स को बना सके। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये माउथ से आपके कहाँ तक गया, मान के चलिए माउथ से आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुआ है, तो माउथ, फिर उसके बाद क्या आएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आगे क्या आएगा, माउथ के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आएगा, वो ईसोफेगस स्टमक में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर वो स्टमक एक नया पाइप क्रिएट करेगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एनाल रीजन।
तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ये हिस्से होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कितने हिस्सों में बटी है ये हमने पढ़ लिया। अब भाई चलो माउथ से स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, हम जब अपनी डाइट में अगर हम स्टार्च ले रहे हैं तो हमारा 30% जो स्टार्च होता है वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो 30% डाइजेशन होता है, 30% डाइजेशन आपका माउथ में ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। अब माउथ में आपका डाइजेशन होता है, लेकिन माउथ में सिर्फ एक ही चीज का डाइजेशन होता है, वो होता है स्टार्च का, ठीक है। जैसे स्टार्च आप देख लो, पोटैटो में आपको स्टार्च मिलेगा, ठीक है, आपको रोटियों में स्टार्च मिलेगा। तो 30% जो स्टार्च होता है वो आपके माउथ में ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका होता है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज आपके माउथ में होती है जो आप इतनी इजिली मतलब स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है सिंपल शुगर्स में? ऐसा ये होता है कि आपका जो आप लोग कोई भी टेस्टी सी चीज देखते हो, आपकी मनपसंद गाजर का हलवा देखा भाई, बहुत अच्छा लगता है, गाजर का हलवा देखने के बाद सडनली आपके मुंह में से पानी आने लगता है। वो जो सिक्रीशन होता है जो आपके मुंह में से आ रहा होता है, उस सिक्रीशन को हम सलाइवा कहते हैं। और उसी सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। उसी सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और वही सलाइवरी अमाइलेज को मैं कहती हूँ एंजाइम। और वही सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? सिंपल शुगर्स में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात भाई, जो स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट हो गया? जो स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल शुगर में। किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सबके हिस्से की सबकी चीजें बिल्कुल सब क्लियर होंगी। ये मैंने बताई बोर्ड्स के लिए। कई बार कंपिटिटिव एग्जाम्स में इसी का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कि सलाइवरी अमाइलेज, अगर नहीं तो कुछ और इसका नाम क्या होता है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नाम होता है टाइलिन, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस टाइलिन करते हैं, बट इसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये जो टाइलिन मैंने आपको बताया ये कंपिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप चाहे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टाइलिन वर्ड याद रखिएगा कि सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन, और सलाइवरी अमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी पता है कि भाई क्या क्या चीजें आपकी इधर प्रेजेंट होती है आपके माउथ में। टंग होती है। टंग एक्चुअली किसी को उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, मस्कुलर ऑर्गन होता है भाई, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये क्या करता है? मस्कुलर ऑर्गन अलग अलग मूवमेंट देता है। इस मूवमेंट की वजह से जो खाना होता है वो आपके मूवमेंट की वजह से वो खाना कहाँ जाता है? नीचे जाता है। और आपके पूरे माउथ में थॉरली वो सलाइवा को मिक्स करने का काम क्या कौन करता है? वो काम होता है टंग का। इतनी बात हमको क्लियर होगी, ठीक है। टीथ क्या करते हैं? उसको च्यू करके छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब टंग का पता चल गया हमको, और हमको टीथ का पता चल गया। क्या होता है? हमारे सलाइवा में एक सिक्रीशन प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, एंड अदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज टाइलिन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोन जो ये आपकी टंग है, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देती हूँ। ये एक ऐसी बोन से जुड़ा है जिसको हम कहते हैं हाइओइड बोन। अगेन मैंने एक वर्ड यूज किया है, हाइओइड बोन। ये हाइओइड बोन भी कहाँ तक पूछा जाता है? ये भी कॉम्पिटिटिव का ही पार्ट है। बोर्ड वालों को ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हाइओइड के बारे में बोर्ड्स वालों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग जो कॉम्पिटिटिव फेस कर रहे हैं वो लोग इस चीज को याद रखें, ठीक है। बाकी बोर्ड्स वाले भूल जाओ ये चीज। बाकी एस्पिरेंट्स जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं वो चीज ये याद रखें, ठीक है। चलो, स्टार्ट समझ में आ गया, हाइओइड बोन समझ में आ गया। आपकी टंग कौन सी बोन से अटैच होती है? हाइओइड बोन से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम आगे कहाँ जा रहे हैं? अब अपन धीरे धीरे अंदर जाते हैं। माउथ से अब थोड़ा सा नीचे उतरो, क्या आएगा? ईसोफेगस स्टार्ट हुआ। ईसोफेगस कुछ नहीं है, बस एक पाइप है जो कि आपका माउथ और आपके स्टमक को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। और माउथ और स्टमक को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई ऐसा सिक्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है। देयर इज नथिंग सिक्रेशन इन फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप बोल लो, ईसोफेगस बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। फूड पाइप में कोई सिक्रीशन नहीं है। फूड पाइप का क्या काम है? बस माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम है। अब ये क्या कर रहा है आपका? ये करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इस तरीके का मूवमेंट होता है, ठीक है। कैसा मूवमेंट होता है? ऐसा मूवमेंट देखा है आप लोगों ने? ये मूवमेंट करता है कौन? ये मूवमेंट करता है ईसोफेगस, ताकि जो फूड है वो आपका माउथ से स्टमक में चला जाए। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय ईसोफेगस, ठीक है। चीज याद रहेगी? नहीं याद रहे लिख लीजिए। चलिए, इतना बात क्लियर होगी। अब ईसोफेगस का रोल हमें समझ में आ गया। अब आप आइए स्टमक में। अच्छा, स्टमक एक ऐसा रीजन है, स्टमक में आपका
सभी को पता है स्टमक, सबने देखा है कैसा होता है, कैसा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा ऐसा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसा होता है। फिर उसके बाद यहाँ से वो इंटेस्टाइन बन जाता है, ठीक है। अब वो कहाँ बन जाता है, ऐसे में फिर वो इंटेस्टाइन बन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टमक है इसमें सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, वो सेल्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं। आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रीशन होता है, ठीक है, और आपके स्टमक में कुछ ऐसे एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है जो कि क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ। अब यहाँ पे आपका खाना जैसे स्टमक में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, ठीक है। पहले तो म्यूकस आया, भाई म्यूकस आएगा सबसे पहले। आपने देखा होगा ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में आ रहा है जिसका pH 1.5 है, विच इज हाईली एसिडिक, तो आपके स्टमक की वॉल्स कभी डैमेज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही HCl सिक्रीट होने वाला होता है उसी समय म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेता है। स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेता है, जिस वजह से आपके स्टमक के जो वॉल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो डैमेज नहीं हो पाते। चलिए, अब HCl आया, सबसे पहले खाना आपके स्टमक में आया, जैसे ही खाना स्टमक में आया वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही रिलीज हुआ, खाना क्या हुआ, टूटने लगा। क्या हुआ भाई, खाना टूटने लगा। ये चीज समझ में आई सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ो। अब ये इतनी चीज हमको समझ में आ गई कि जो खाना था भाई वो टूटने लगा। खाना टूटने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या काम होता है। अब देखिए, कई बार आप लोग बाहर का खाना खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत बाहर का खाना खाते हैं, उसके बाद भी इतना बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने खाना खुला छोड़ दिया और उस पर कोई भी फ्लाइज आके बैठ गई और उसको कंटामिनेट कर दिया खाने को, ठीक है। तो आप अब बाई चांस अगर आपकी बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का बाई चांस चला गया, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस वायरस या फिर बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर गया है, जो आपने फूड के थ्रू अंदर लिया है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन जर्म्स को किल कर देता है। पहला रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, पहला रोल क्या था HCl का, पहला रोल ये था कि ये क्या कर देता है, किल कर देता है किसको, सारे जर्म्स को। सेकेंड रोल क्या है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सेकेंड रोल ये होता है कि ये क्या करता है, खाने को तोड़ देता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकते हैं आप, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। तीसरा रोल क्या है भाई इसका, पहला तो हमने देख लिया था, जर्म्स को किल कर रहा है जो आपके फूड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आया है। दूसरा रोल ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। तीसरा एक और रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो ये है कि आपके स्टमक में सारे एंजाइम सो रहे होते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता भाई कि खाना स्टमक के अंदर आ गया, सब सो रहे हैं, बिल्कुल बिंदास सो रहे हैं। तो अब ये HCl क्या करेगा, HCl ये करेगा कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, क्या बोला मैंने, जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। तो आप देख रहे हो कि इतना सा HCl कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में कर रहा है। तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। और वो कौन सा एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है, अरे भाई पेप्सिनोजेन। कौन सा एंजाइम है वो, पेप्सिनोजेन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, बोर्ड्स में या फिर अगर आप कोई भी आगे भी अगर आपको नीट या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम देना है तो आपको उस जगह पे ये चीजें काम आएंगी कि जो जहाँ पे नोजन लग जाता है ना, जिस भी एंजाइम के पीछे, जिस भी केमिकल के पीछे यहाँ पे नोजन लग गया, इसका मतलब वो कैसा है, इनएक्टिव है, ठीक है। जहां पे पीछे नोजन लग गया इसका मतलब वो कैसा है, वो इनएक्टिव है। अब इसको एक्टिवेट करना है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, HCl, ठीक है। ये जो पेप्सिनोजन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ये स्टमक की बात हो गई, इसको बिल्कुल डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। मैं आपको बिल्कुल सब पहले ऑर्गन्स के बारे में बता देती हूँ। फिर आपका लिवर आएगा, लिवर क्या करेगा, अब आपका फूड जो है वो कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ एसिडिक हो गया, क्योंकि एसिड, सीधी बात है भाई, एसिड ने अपना काम करा है तो वो तो एसिडिक हो गई। अब वो एसिडिक हो गया है फूड, तो लिवर बाइल सिक्रीट करेगा ताकि वो खाना वापस से अल्कलाइन हो जाए और सारे एंजाइम्स उस पर इजिली एक्ट कर सके। तो ये लिवर का काम है, ठीक है। लिवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि लिवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। लिवर सिर्फ जूस सिक्रीट करता है विच इज नोन एज बाइल जूस, ठीक है। अब उसके बाद आप आगे इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन में आपका
पूरा डाइजेशन इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खत्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन, मेन डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में और आपका स्टमक में हो चुका होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, और वो खाना जो कि ना डाइजेस्ट हो पाया है ना एब्जॉर्ब हो पाया है, वो आपका एक्सक्रीट हो जाएगा और एनाल रीजन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा फैक्ट है वो, बहुत लोगों को इस चीज में डाउट भी होता है। तो ये के बाद हमको समझ में आ गई बिल्कुल क्लियरली। हम एक एक चीज को, अभी तो मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में समझाया है, कल को अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोल दूं कि ये पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम है, तो फिर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में बताया कि ये ऑर्गन आपकी बॉडी में होते हैं और ये ऑर्गन्स डाइजेशन में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए, और वो फैक्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।